बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी टुडे द पार्ट 1 ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ और इसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चलते हैं डिस्कशन में, दैट इज़ पायरेक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन। अगर किसी भी पेशेंट का 38 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है फॉर मोर देन 3 वीक्स और उसका कोई डायग्नोसिस नहीं निकला डिस्पाइट की इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई है पहले 3 दिनों में या ऑफ इन पेशेंट केयर, और फिर 2 दफ़ा वो ओपीडी भी आ चुका हुआ है लेकिन पूरे 3 हफ्ते हो चुके हैं और उससे ज़्यादा हो चुके हैं, कोई पता नहीं चल रहा, जिसे पैराक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन कहते हैं। और इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं? स्पेसिफिक लोकेशन लाइक एब्सेसेस, इन्फेक्शन ऑफ द ओरल कैविटीज़, बोन जॉइंट इन्फेक्शन या कोई भी और स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स की इन्फेक्शन हो जो कि अभी तक आइडेंटिफाई नहीं हो रही है, फंगल, टीबी, HIV, ट्रोफायरिमा विपिलाई, malignancy like lymphoma, leukemia, myeloma, लिवर, रीनल, कोलॉन, पेंक्रियास, स्टमक, किडनी, इनके ट्यूमर्स वगैरह, कनेक्टिव टिश्यू सॉरी जो डिजीज़ है SLE, ये वैगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस, बेशेट्स डिजीज़, कार्डियोवैस्कुलर कोई मसला लाइक आर्टीरियल मैक्सोमा, आयोटाइटिस, आयोटिक डिसेक्शन, सार्कोइडोसिस इन रेस्पिरेटरी, GI में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़, ग्रेनुलोमेटस, हेपेटाइटिस, अल्कोहलिक लिवर डिजीज़, एंडोक्राइन में थायरोटॉक्सिकोसिस, थायराइडाइटिस, हेमेटोलॉजिकल हेमोलिटिक एनीमिया, paroxysmal nocturnal hemoglobin urea, inherited like familial Mediterranean fever, G6PD deficiency में, drug reaction like antibiotic fever, drug hypersensitivity reaction, there can be also factitious fever too। और factitious fever है, इसका कैसे पता लगेगा कि पैराक्सिया ऑफ अननोन ओरिजिन ये factitious है? पेशेंट के सामने जब लिया जाएगा टेम्परेचर जो है वो नॉर्मल आएगा, पेशेंट बिल्कुल ठीक लगेगा, पेशेंट का ESR या C रिएक्टिव प्रोटीन बिल्कुल भी रेज नहीं होगा, उसकी टेकिकार्डिया भी नहीं हुआ होगा, उसे कुछ भी नहीं। और टेम्परेचर ज़्यादातर वो अगर बोलेगा ना कि उसका टेम्परेचर हाई रहता है तो वुड बी मोर देन 41 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहना और उस पर ESR और C रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल आना। जब कहेंगे कि उसका वो टेम्परेचर चार्ट बना के लेकर दैट वुड बी अ कम्प्लीटली बिजार टेम्परेचर चार्ट। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? सब कॉजेज़ को मद्देनज़र रखते हुए CBC, ESR, C रिएक्टिव प्रोटीन, CT, अल्ट्रासाउंड, MRI, स्प्यूटम कल्चर, ब्लड कल्चर, बोन मैरो कल्चर, सब कुछ करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है कि माइक्रोस्कोपिक जिस कल्चर की, स्प्यूटम की, ब्लड की, स्टूल फॉर ओवन पैरासाइट्स, कल्चर्स में एस्पारेट्स लेंगे, ब्रोंकियल विरल लवाज, यूरिन स्वैब्स, स्टूल, गैस्ट्रिक एस्पारेट, फिर एंटीजन डिटेक्शन स्पेशली इन HIV P24 का, CSF फॉर क्रिप्टोकोकल एंटीजन या ब्रोंकियल विरल लवाज, न्यूक्लिक एसिड डिटेक्शन फॉर बार्टोटेनेला, और कोरोना के लिए भी हम जैसे लेते हैं। और ये फर्दर इनिशियल इन्वेस्टिगेशन, बेसिकली इन्वेस्टिगेशन क्या है ताकि जिसकी वजह से फ़ीवर है, जो फ़ीवर की कॉज है वो पता लग जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ जो है स्वीयर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस में। पहला आता है हमारे पास नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस। अब नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस क्या है, इसके लिए ना आप एक चीज़, ये फिगर बहुत अच्छे से देख लें। हमारे पास है ये स्किन की लेयर्स हैं डिफरेंट और बोन्स की लेयर। सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर डर्मिस, ये पिंक वाली जो नीचे है, फिर येलो में सबक्यूटेनियस फैट, फिर डीप फेशियल प्लेन्स है, ये जो साल्मन पिंक है, देन देयर इज मसल, देयर इज बोन। जो भी चीज़ एपिडर्मिस तक होती है वो इम्पेटिगो, एपिडर्मिस से डर्मिस तक जाती है तो हमें पता है इरिसिप्लस इसे कहते हैं, आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस। सेल्युलाइटिस क्या होता है? जो एपिडर्मिस, डर्मिस और सबक्यूटेनियस फैट को इन्वॉल्व करे। और नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस वो चीज़ होती है जो स्किन मतलब एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, डीप फेशियल प्लेन्स तक को इन्वॉल्व करे लेकिन मसल को इन्वॉल्व नहीं करती। मसल को कौन इन्वॉल्व करता है? गैस गैंग्रीन इन्वॉल्व करती है मसल को। तो नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस इसने बताया कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक टाइप में पोलीमाइक्रोबियल है, हर कोई आके जो है गेम बजा सकता है किसी भी स्किन एरिया की। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एनारोब्स पोस्ट ऑपरेटिवली मोस्टली इट्स सीन इन डायबिटिक एंड इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट्स। यहाँ फिर टाइप 2 में ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन रिलीज होता है, वो ग्रुप ए भी हो सकता है, कोई भी ग्रुप का हो सकता है स्ट्रेप्टोकोकल ऑर्गेनिज्म, और 60% केसेस में स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम की तरफ लेकर जाता है। So there is cutaneous erythema, edema that progress to bulla or areas of necrosis. How would you treat? Treatment इसकी debridement ही है और उसके साथ empirical treatment you'll go for piperacillin, tazobactam plus clindamycin या और ciprofloxacin, meropenem, metronidazole, क्योंकि एनारोब्स हैं तो उसके लिए metronidazole भी देनी है, cephalosporin देनी है। और ग्रुप ए अगर हम लोग स्पेसिफाई कर लेते हैं कि टाइप 2 है, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोका है, तो उसकी रेडिकेशन के लिए हम क्या देंगे? बेंजाइल पेनिसिलिन प्लस क्लिंडामाइसिन। ठीक। और ये गैस गैंग्रीन, हाउ डू डिफरेंशिएटेड फ्रॉम गैस गैंग्रीन? गैस गैंग्रीन में मसल इन्वॉल्व होते हैं तो इट प्रोड्यूसेस गैस। क्लोस्ट्रीडियम परफ्रेंजिस इज इन्वॉल्व, तो इट प्रोड्यूसेस क्रेपिटस, गैस गैंग्रीन होगी इसमें। और गैस इन द टिश्यूज वुड बी ऑब्वियस ऑन एक्सरे, CT, अल्ट्रासाउंड वगैरह।
यही सारी जो है गैस गैंग्रीन और गैंग्रीन है सारी कलेक्शन सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन सारे बैक्टीरिया अगर मिला के करेंगे कंबाइंड इन्फेक्शन ऑफ एनारोब्स एंड बैक्टीरिया स्टैफ और स्ट्रेप, तो इसे कहते हैं सिनर्जिस्टिक गैंग्रीन। और अगर ये गैंग्रीन जो है जेनिटल एरिया या पेरिनियल एरिया पे हो उसे कहते हैं फॉर्नर्स गैंग्रीन, और इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल पे हो तो उसे कहते हैं मेनियर्स गैंग्रीन, मेलिनीज गैंग्रीन। एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है इन द क्वेश्चन एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस में, इन्फेक्शियस डिजीज़ में। एक्यूट डायरिया समटाइम्स विद वॉमिटिंग इज प्रोडोमिनेंट सिम्टम इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस। और अब ये एक्यूट डायरिया और वॉमिटिंग स्ट्रेस में भी हो सकता है, फिजियोलॉजिकल फिजिकल कॉज में भी हो सकता है। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमनली फूड हाइजीन से रिलेटेड है। 5F है, फिंगर फ्लाइज, फॉर्माइट्स, फीसेस, फूड, इन सब की वजह से जो है ट्रांसमिट करते हैं डिफरेंट बैक्टीरिया वगैरह। कॉज ऑफ इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस हमें पता है कि या तो टॉक्सिन है फूड में, जो प्री फॉर्म टॉक्सिन है, जैसे स्टैफिलोकोकस स्टैफ ऑरियस, बैसिलस सीरियस, रीहीटेड फ्राइड राइस में क्लोस्ट्रिडियम स्पीशीज एंटेरोटॉक्सिन, तो वो लेसन 6 आवर्स में अपने इंक्यूबेशन, लेसन 6 आवर्स में इंक्यूबेशन पीरियड है, लेस देन 6 आवर्स में अपने सिम्टम्स दे देता है। जबकि बैक्टीरियल जो है, अगर तो खाने के अंदर कोई बैक्टीरियल टॉक्सिन है तो इट विल टेक 12 to 72 आवर्स, प्री फॉर्म नहीं होता इसमें, इसलिए दे टेक मोर देन 6 आवर्स, 12 to 72 आवर्स। और जनरली हम कहते हैं कि अगर 18 आवर्स के अंदर अंदर हो रहा है तो इसका मतलब देयर वाज प्री फॉर्म टॉक्सिन इन द फूड। बैक्टीरियल कॉज ईहैक जी, इंटेरो इकोलाई जो हिमेटोजिनस था, और इंटेरोटॉक्सिजेनिक इकोलाई, इंटेरो इन्वेसिव है, विब्रियो साल्मोनेला, शिगेला, कैम्पैलोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल। वायरल में नोरोवायरस, रोटावायरस, प्रोटोजोल में गार्डियासिस, क्रिप्टोस्पोडियम, दैट्स मोस्ट कॉमनली कॉजेज डायरिया इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज, माइक्रोस्पोडियम, आइसोस्पोरियासिस, अमीबिक डिसेंट्री। और अब इन सब में ब्लडी डायरिया कौन कॉज करता है? ईहैक, शिगेला, कैम्पैलोबैक्टर, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल और अमीबिक डिसेंट्री, ये कॉज करते हैं ब्लडी डायरिया। तो इफ़ अ क्वेश्चन कम्स के पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम ब्लडी डायरिया, गिव डिफरेंशियल डायग्नोसिस, तो आप ये डिफरेंशियल डायग्नोसिस लिखेंगे इस पर स्टारिक हुआ हुआ है, ठीक है, वो ब्लडी डायरिया कॉज करते हैं। क्लिनिकल असेसमेंट के लिए, अच्छा पेशेंट जो है वो वॉमिटिंग और डायरिया के साथ आ रहा है तो पेशेंट में ज़्यादातर सिम्टम्स जो होंगे वो डिहाइड्रेशन के होंगे। तो डिहाइड्रेशन की एग्जामिनेशन इंक्लूड के डिग्री ऑफ डिहाइड्रेशन के लिए स्किन टर्गर पिंच करेंगे, पल्स लेंगे, ब्लड प्रेशर, यूरिन आउटपुट इनपुट और स्टूल की कितना लॉस हो रहा है। व्हाट आर द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग? आगे क्वेश्चन आ जाता है, राइट, पेशेंट को एक्यूट वाटरी डायरिया और वॉमिटिंग है। वाटरी डायरिया मतलब सिक्रीटरी डायरिया, जो कि सारे सिक्रीटरी डायरिया ही कराते हैं। अगर ब्लडी नहीं है, जैसे बेसिलस है, स्टैफ है, विब्रियो है, ये वाटरी डायरिया कराते हैं, तो सिक्रीटरी वाटरी डायरिया। सिक्रीटरी में क्या होता है? देयर इज़ वाटरी डायरिया विदाउट ब्लड या फीकल ल्यूकोसाइट, स्मॉल बाउल रिफ्लेक्टिंग स्मॉल बाउल में मसला हुआ है, इसलिए कोई भी फीकल मटीरियल नहीं आता, सिर्फ वाटर एज इट इज़ आ जाता है। इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होंगे? इन्फेक्शियस कॉजेज में गैस्ट्रोएंटेराइटिस, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल इन्फेक्शन, एक्यूट डायवर्टिकुलाइटिस, सेप्सिस, PID, मेनिंजोकोकीमिया, निमोनिया, एटिपिकल डिजीज, मलेरिया। नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज में GIT में इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज, बाउल मेलिग्नेंसी, एंट्रल ट्यूब फीडिंग, ओवरफ्लो फ्रॉम कॉन्स्टिपेशन, मेटाबॉलिक में डायबिटिक कीटोसिडोसिस, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ द वॉमिटिंग एंड डायरिया। थायरोटॉक्सिकोसिस, न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर दैट रिलीजेज वेजोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड VIP या सेरोटोनिन, जो कार्सिनोइड ट्यूमर्स होते हैं। ड्रग्स एंड टॉक्सिन, NSAIDs, साइटोटॉक्सिक एजेंट्स, एंटीबायोटिक्स, PPIs, हैवी मेटल्स, और ये फिश सिग्विटेरा फिश पॉइजनिंग और दूसरी बाकी फिश पॉइजनिंग। सो दिस इज आर द कॉजेज ऑफ डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ एक्यूट डायरिया एंड वॉमिटिंग। नाउ कमिंग टुवर्ड्स इन्वेस्टिगेशन, क्या क्या इन्वेस्टिगेट करेंगे? उसका स्टूल इंस्पेक्शन करेंगे फॉर ब्लड, एंड स्टूल में ब्लड तो नहीं आ रहा है, माइक्रोस्कोपी के ल्यूकोसाइट्स तो नहीं आ रहे, ओवा एंड पैरासाइट्स, और स्पेशली हिस्ट्री लेंगे कि फॉर्मर टॉपिकल रेजिडेंस या ट्रैवल की हिस्ट्री तो नहीं है। स्टूल कल्चर शुड बी परफॉर्म्ड, क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल टॉक्सिन तो नहीं है वहाँ पे, दैट इज़ द बेसिक कॉजेटिव एजेंट। फुल ब्लड काउंट, सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स इज इंडिकेटेड, स्पेशली ये देखने के लिए कि कितनी इन्फ्लेमेशन और कितनी डिहाइड्रेशन है। मलेरिया इंडियामिक है किसी एरिया में तो विल गो फॉर ब्लड फिल्म, फॉर मलेरियल पैरासाइट शुड बी ऑब्टेन ब्लड एंड यूरिन कल्चर एंड चेस्ट एक्सरे, वुड आइडेंटिफाई अल्टरनेटिव साइट्स ऑफ इन्फेक्शन, ब्ला ब्ला। मतलब कहने का मकसद ये है इन सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस कराएंगे इन सब कॉजेज़ को रूल आउट करने के लिए।
और इन ये सब कॉजेज़ जो हैं इस तरह मैनिफेस्ट हो सकती हैं और इनके लिए आपने ये इन्वेस्टिगेशन करानी है। हाउ डू मैनेज? सबसे पहले डिहाइड्रेशन या डायरिया का असूल है फ्लूइड रिप्लेसमेंट। नॉर्मली 1 to 2 लीटर जो हम लोगों ने 8 ग्लास पानी पीने होते हैं वो तो होते ही होते हैं, लेकिन डायरिया में तो बहुत ज़्यादा लॉस हो चुका होता है। लेट्स सपोज अगर एक पेशेंट को डायरिया, हम कब कहते हैं, एक डायरेक्ट स्टूल क्या होता है जिसमें 200 मिलीलीटर से ज़्यादा उसका वॉल्यूम हो, उस पूरे स्टूल का वॉल्यूम 200 मिलीलीटर से ज़्यादा हो। तो अगर किसी पेशेंट को 6 to 10 स्टूल्स पर 24 आवर्स आए हैं तो उसकी तो रिक्वायरमेंट है कि उसका रिप्लेसमेंट ऑफ इस्टेब्लिश्ड डेफिसिट के 6 to 10 स्टूल्स आ चुके हुए हैं, तो उस देर में कितना ज़्यादा पानी या कितना ज़्यादा बॉडी जो है डिहाइड्रेटेड हो चुकी हुई है, ये कैलकुलेट करना। इट वुड बी अबाउट 1 to 1.5 लीटर जो रैपिडली रिप्लेस होना चाहिए इस वक्त बॉडी में। पहला स्टेप है फ्लूइड रिप्लेसमेंट में रिप्लेसमेंट ऑफ इस्टेब्लिश्ड डेफिसिट, जितना डेफिशिएंट हो चुका है पानी उसको रिप्लेस करना। दैट इज़ अबाउट 1 to 1.5 लीटर्स थ्रू ORS और बाय इंट्रावीनस नॉर्मल सलाइन आप दे दें। दूसरा है जितना, एक तो है जितना पहले हो चुका है पास्ट में, अब करंटली कितना लॉस हो रहा है। अब लॉस हमें पता है, लॉस ऑफ अबाउट 200 मिलीलीटर ऑफ आइसोटोनिक फ्लूइड। डायरियल जो फ्लूइड होता है, डायरियल जो स्टूल है वो आइसोटोनिक होता है। उसमें आपको सबसे ज़्यादा टेंशन फ्लूइड की होती है, ना कि इलेक्ट्रोलाइट्स की। मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स की होती है लेकिन सबसे ज़्यादा ये है कि हम लोग फ्लूइड दें, क्योंकि आइसोटोनिक है तो फ्लूइड भी आइसोटोनिसिटी मेंटेन कर लेता है। दूसरा पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ ऑनगोइंग लॉस। करंटली जो इतना भी डायरियल स्टूल्स में लॉस हो रहा है उसको मेंटेन करना है, तो पर स्टूल 200 मिलीलीटर को उसको देना है, जो कि एक सैशे ORS की कंप्लीट हो जाती है। उसमें 1 सैशे पर डायरिया स्टूल इज़ अप्रोप्रिएट एस्टिमेट। वो आइसोटोनिक जो है फ्लूइड भी और आइसोटोनिक मतलब इलेक्ट्रोलाइट भी उतने प्रोवाइड कर देता है। दूसरा जो नॉर्मल डेली रिक्वायरमेंट है, जो हमें 1 to 2 लीटर्स पानी पीना होता है डेली रिक्वायरमेंट, तो 1 to 1.5 लीटर्स इट शुड बी आल्सो गिवन टू द पेशेंट। फ्लूइड आपने देख लिया, सही कर लिया, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट को इम्बैलेंस को, फ्लूइड को बैलेंस कर लिया, फिर आप आओ एंटी माइक्रोबियल एजेंट पे। अगर तो ऐसी कॉज है जो कि लाइक टॉक्सिन्स वगैरह, तो फिर यू डोंट नीड टू गिव एनी एंटी माइक्रोबियल, बट एंटीबायोटिक्स have shown to shorten the symptoms by only 1 day in any illness, usually lasting 1 to 3 days। कुछ 1 to 3 days की होती हैं। ऑस्मोटिक डायरिया होता है लैक्टोज इंटॉलरेंट पेशेंट को, तो वो खुद ही ठीक हो जाता है। लेकिन अगर नहीं ठीक हो रहा, आपने ब्लड कल्चर्स वगैरह कराए हैं, तो इट सजेस्ट कि ई हैक है या ई टेक है, या तो ई हैक इकोलाई जो है हिमोलिटिक यूरेमिक सिंड्रोम की तरफ जा सकता है। उसके प्रिवेंशन में आप जो है एंटीबायोटिक्स दे सकते हो। फिर आप एंटीबायोटिक्स दो, जैसे शिगेला, डिसेंट्री वगैरह, उसके लिए आप एंटीबायोटिक्स लाइक कोलरा में देते हैं, सिप्रोफ्लॉक्सिन, इस तरह दे सकते हैं। एंटी डायरियल, एंटी मोटिलिटी या एंटी सिक्रेटरी ड्रग्स लाइक क्लोप्रामाइड, डायफिनॉक्सिलेट या ओपिएट्स वगैरह इनको देने से परहेज ही करें, स्पेशली इन चिल्ड्रन, इट कैन कॉज इंटरसेप्शन। या एंटी सिक्रेटरी एजेंट्स लाइक बिस्मिथ, क्लोरप्रोमाजीन, एड्जॉर्बेंट लाइक कोलिन एंड चारकोल, दे हैव अ लिटिल इफेक्ट। और फिर नॉन इन्फेक्शस कॉजेज ऑफ फूड पॉइजनिंग। एक तो इन्फेक्शन हमने पढ़ी सारी बैक्टीरिया वगैरह, नॉन इन्फेक्शंस में प्लांट टॉक्सिन जो हमें फैविज्म पढ़ते हैं कि जिन पेशेंट को G6PD डेफिशिएंसी हो उनको लेग्यूम्स और बीन्स वगैरह नहीं खाने चाहिए, बिकॉज दे आर ऑक्सीडेंट्स। और G6PD करवा देते डेफिशिएंट पेशेंट में हीमोग्लोबिन, यूरिया, किडनी शटडाउन वगैरह इस तरह की चीज़ें और डायरिया वगैरह करा देते हैं। केमिकल टॉक्सिन लाइक पैरालिटिक शेलफिश टॉक्सिन, सिग्वेटेरा फिश टॉक्सिन और हैवी मेटल्स लाइक थैलियम, कैडमियम वगैरह, ये भी डायरिया कराते हैं। दैट एग्जांपल्स द स्टेफिलोकोकल एंटेरोटॉक्सिन। एंटी माइक्रोबियल एसोसिएटेड डायरिया, एंटी माइक्रोबियल एसोसिएटेड डायरिया जो क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल्ट की वजह से होता है, क्लिंडामाइसिन की वजह से, या कोई भी एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो उसकी वजह से क्लोस्ट्रिडियम डिफिकल्ट सूडो मेम्ब्रेन बना देता है। उसकी ट्रीटमेंट क्या है, मेट्रोनिडाजोल एंड वेंकोमाइसिन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ इट्स मीजल्स। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मीजल में आपको पता है कि कॉप्लेक्स स्पॉट्स, कंजक्टिवाइटिस और कोराइजा होता है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की इन्फेक्शन है, और ये रेयर कम आगे से कॉम्प्लिकेशन ओटाइटिस मीडिया, इंसेफेलाइटिस, निमोनाइटिस, सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पैनसेफेलाइटिस कॉज कर देते हैं। हाउ वुड यू प्रिवेंट MMR से ही है, मीजल्स, मम्स, रूबेला वैक्सीन से है, लेकिन विटामिन A की डेफिशिएंसी भी ना होने दें, क्योंकि ये सब जो है कंजक्टाइवल मतलब सॉरी म्यूकोजल सर्फेसिस पे जो है अपना स्कारिंग वगैरह छोड़ देता है। तो हाउ डू यू मैनेज इसको? एंटीवायरल्स देने की ज़रूरत नहीं होती विद इन 6 days ऑफ एक्सपोजर, सॉरी एंटीवायरल्स देने की ज़रूरत नहीं होती। इट हैज़ अ वायरल साइकिल, उसमें खुद ही ठीक हो जाता है। पेशेंट की इम्यूनिटी को अच्छी तरीके से बढ़ा चढ़ा के रखते हैं। रूबेला साथ में ये भी डिस्कस किया हुआ है, जैसे MMR वैक्सीन है, इस तरह उसकी प्रेगनेंसी का भी इफेक्ट डिस्कस किए हुए हैं कि इन अ प्रेग्नेंट पेशेंट, अगर प्रेग्नेंट पेशेंट जो है एक्सपोज हो जाती है तो उसको शी मस्ट बी कैंडिडेट फॉर MMR, उसको वैक्सीन लगे अगर पहले नहीं लगी हुई। रूबेला, जर्मन मीजल्स, रूबेला
भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है और इट कॉजेज़ अ लॉट। प्रेगनेंसी में जो प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं उनके तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस कर देता है। फर्स्ट 2 मंथ्स में अगर हो गया तो इट विल कॉज स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मल्टीपल डिफेक्ट्स कॉज करेगा। 3rd मंथ में होता है तो देयर इज़ अ ट्रायड, जो रुबेला की कंजेनिटल ट्रायड ऐसे कहते हैं। इट कॉजेज आई के मसले, कान के मसले और हार्ट के मसले। आई में कैटरैक्ट, ग्लाउकोमा, सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, डेफनेस और जो कंजेनिटल हार्ट डिजीज स्पेशली पल्मोनरी स्टेनोसिस या पेडेंटिटिस आर्टेरियोसिस है दैट इज लिंक टू रुबेला इन्फेक्शन। और पीडीए में मशीन लाइक मरमर आता है। 4 मंथ्स पे देयर इज 10% रिस्क ऑफ कंजेनिटल डिफेक्ट्स, ये मोस्ट कॉमनली डेफनेस होती है। और आफ्टर दैट अगर 20 वीक के बाद होता है इफेक्ट तो ओकेजनल डेफनेस होगी या फिर लेट ऑनसेट डायबिटीज़ मेलाइटस हो सकता है। हाउ डू यू प्रिवेंट? All children should be immunized with MMR and all females of childbearing age should be tested for rubella and vaccinated। अगर वो सीरो नेगेटिव है तो उन्हें भी MMR दिया जाए। पारोवायरस B19 जिसका मोस्ट कॉमनली एक चीज़ रखी हुई है मैंने, स्लैप चीक सिंड्रोम। इट कॉज स्लैप चीक इज़ अ करेक्टरिस्टिक रैश। इट मे बी वेरिएबल बट इसमें है कि ये बच्चों में हो जाता है। इट कॉजेज ए प्लास्टिक क्राइसिस, स्पेशली जिन लोगों में जैसे एक्सपीडिया या कोई भी पहले सिकल सेल डिजीज़ है, इस तरह की डिजीज़ है कि वो पहले ही क्राइसिस में होते हैं, हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस, तो उसमें B19 इन्फेक्शन हो जाए दैट विल कॉज ए प्लास्टिक क्राइसिस। हाउ वुड यू डायग्नोज IgM to पारोवायरस B19 इज द डायग्नोसिस ऑफ द रीसेंट इन्फेक्शन। IgG है तो इतनी IgG की पॉजिटिविटी तो सजेस्ट नहीं करेगी कि अभी करंट इन्फेक्शन हुई है नहीं हुई हुई। हाउ वुड यू मैनेज इट? सेल्फ लिमिटिंग, खुद ही ठीक हो जाएगी। नहीं तो प्रेग्नेंट फीमेल्स में इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर इफ़ दे गेट पारोवायरस B19 तो दे शुड बी मॉनिटर्ड क्लोजली बाय अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के फीटल हाइड्रॉप्स तो नहीं हो रहा, और अगर हो रहा है तो उसको फीटल हाइड्रॉप्स को फीटल ट्रांसफ्यूजन से ट्रीट किया जाए। चिकन पॉक्स, इट्स अ डर्माट्रोपिक और न्यूरोट्रोपिक वायरस। चिकन पॉक्स में होता क्या, हम सबको हुए में होंगे चिकन पॉक्स इन चाइल्डहुड। एरोसोल डायरेक्ट कंटैक्ट से चिकन पॉक्स फैलता है और हर 2 से 4 दिन बाद एक फ्रेश क्रॉप निकलता है दानों का और दे आर कंप्लेंट विथ फीवर। तो दाने पहले मैक्यूल्स होते हैं, फिर वेसिकल्स बनते हैं, फिर उनमें क्रस्ट आता है, पोस्ट्यूल्स बनते हैं और डिफरेंट स्टेजेस के प्लियोमॉर्फिक होते हैं, डिफरेंट स्टेजेस के होते हैं स्कैब्स वगैरह वेसिकल्स की शेप। इन्फेक्टिविटी लास्ट फ्रॉम अप टू 4 days बट यूजुअली लाइक 48 आवर्स में इन्फेक्टिविटी ख़त्म हो जाती है इसकी। और अगर जो है प्रेग्नेंट फीमेल्स को इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड को गए इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ विजरल इन्वॉल्वमेंट लाइक न्यूमोनाइटिस, हेपेटाइटिस, एंसेफेलाइटिस। हाउ वुड यू डायग्नोज? आप वेसिकल का फ्लूइड लें, उसका PCR कर दें एस्पिरेटेड वेसिकुलर फ्लूइड से। डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरेसेंस से भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइमरी इसका क्लिनिकल होता है, इतना कोई डिटेल में नहीं जाता। मैनेजमेंट, एंटीवायरल्स अभी नहीं देने की ज़रूरत। एंटीवायरल्स यहाँ चिकन पॉक्स में देने की ज़रूरत नहीं है। एंटीवायरल्स आप दें एसाइक्लोविर जैसे, वो दें पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया जो कि शिंगल्स कराता है उसमें दें, इसको तो खुद ही ठीक हो जाता है। ओके अब शिंगल से जो हर्पिस जूस्टर, वेरिसेला जूस्टर वायरस का दूसरा है हर्पिस जूस्टर। तो चिकन पॉक्स के कुछ जो हैं वो वायरस के वेरिसेला के सेल्स वो जेनिकुलर गैंग्लियन क्रेनियल नर्व 7 में जाके चले जाते हैं, वहाँ रिजाइड कर जाते हैं और जो ही पेशेंट दे ग्रो दे रीचेज द 3rd decade ऑफ लाइफ और 4th decade ऑफ लाइफ, तो वहाँ पे आके डिफरेंट डर्माटोम जिस भी गैंग्लियन में गए हैं तो उस रीजन के डर्माटोम पे आके वो वेसिकल्स कॉज करेंगे दैट विल बी बेसिकली बर्निंग। इनिशियली देयर वुड बी बर्निंग सेंसेशन, उसके बाद देयर विल बी वेसिकल्स, इचिंग होगी प्रॉपर और इट कैन कॉज डिफरेंट कंडीशन। द कंडीशन कैन लीड टू ब्लाइंडनेस अगर वो जो कॉर्नियल डर्माटोम मतलब क्रेनियल नंबर 5 ट्राइजेमिनल वो उसमें चले गए हैं, ट्राइजेमिनल गैंग्लियन में चले गए तो उसको सेंसरी नर्व से रूट से आते हुए, क्योंकि डॉर्सल रूट ऑफ द सेंसरी नर्व में चला जाता है ना, तो सेंसरी नर्व से नीचे डिसेंड करेंगे इनटू द डर्माटोम्स। वहाँ पे अगर आंख है तो ऑप्थेल्मोपैथी में ब्लाइंडनेस कैन कॉज ब्लाइंडनेस, तो इस डर्माटोमल रीजन को अफेक्ट करना है बेसिकली। अब जैसे 7th क्रेनियल नर्व पे चले गए तो इट कैन कॉज रेमसे हैंड सिंड्रोम और फेशियल पाल्सी, इप्सिलेटरल लॉस ऑफ टेस्ट एंड बकल अल्सरेशन और प्लस अ रैश एक्सटर्नल आर्टरी कैनाल में, जिसमें भी मेस टेकन फॉर बेल्स पाल्सी, हालांकि बेल्स पाल्सी नहीं होगी, इसने वेरिसेला जूस्टर वायरस ने जेनिकुलर गैंग्लियन पे अटैक किया हुआ है। हाउ वुड यू मैनेज? एसाइक्लोविर या रिलेटेड एंटीजेंस। पोस्ट हेपेटिक, अब शिंगल्स की ना बहुत सीवियर पेन है। पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया इज वेरी सीवियर, इट रिक्वायर्स अग्रेसिव एनाल्जेसिया लाइक अमिट्रिप्टालिन, गाबापेंटिन, कैप्साइसिन क्रीम, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। इट्स कंट्रोवर्शियल बट दे ही देते हैं, दे रिड्यूस द पोस्ट हेपेटिक न्यूरल्जिया टुडे। फिर मम्स, पैरोटिड ग्लैंड की इन्फ्लेमेशन, ये भी रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से ही फैलती है। और वो व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ये कि अच्छा खासा पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग हुई होगी। मैंडिबुलर जैसे एंगल है इस पेशेंट का, इस बच्चे का मैंडिबुलर एंगल
का बिल्कुल भी पता नहीं लग रहा मैंडिबुलर एंगल है भी कि नहीं है। और फर्दर हम कहाँ से पता लगा सकते हैं? सीबीसी में वायरल लिम्फोसाइटोसिस बहुत ज़्यादा होगी। सीएसएफ अगर ये जो है मम्स, ये मेनिंजाइटिस भी कॉज कर सकता है, इंसेफ्लाइटिस भी कॉज कर सकता है। तो हाउ वुड यू डायग्नोज क्लिनिक? एक तो क्लिनिकल है ना सीबीसी वगैरह, दूसरा सीएसएफ भी कर सकते हैं, इसका एलपी भी कर सकते हैं। तो सीएसएफ रिवील्स लिम्फोसिटिक प्लियोसाइटोसिस और लेस कॉमनली न्यूट्रोफिल्स। पोस्ट पुबर्टल मेल्स में अगर मम्स होता है तो इट डेवलप्स ऑपिटिडिमा ऑर्काइटिस और यूजुअली टेस्टिकुलर एट्रोफी अकर्स। ओफराइटिस इज़ कॉमन, और अगर प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में पेशेंट को हो जाता है मम्स तो अबॉर्शन हो जाता है उस पेशेंट का। हाउ वुड यू डायग्नोज? एक तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, फिर आईजीएम मम स्पेसिफिक आईजीएम या आईजीजी सीरो कन्वर्जन, इट कन्फर्म्स द डायग्नोसिस कि आईजीजी वायरल इन्फेक्शन में 4-fold बढ़ा हुआ होता है। हाउ वुड यू ट्रीट? इसका ट्रीटमेंट इज़ एनाल्जीजिया, देयर इज़ नो एविडेंस कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने चाहिए इस केस में। मम्स मीजल और रुबेला की वैक्सीन जो है वो देनी है, मम्स वैक्सीन MMR वो देनी है। इन्फ्लुएंजा रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है, इट कैन कॉज इन्फ्लुएंजा A, B। इसकी बेसिकली हीमोग्लूटिनिन होती है एक प्रोटीन, सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन, और दूसरी न्यूरामिनिडेज। तो जब कभी हीमोग्लूटिनिन में न्यूरामिनिडेज में इनके आपस में एंटीजेनिक कोई ड्रिफ्ट आती है तो इट कैन कॉज पेंडेमिक, या फिर कोई स्विचिंग होती है हीमोग्लूटिन न्यूरामिनिडेज एंटीजन की तो इट कैन कॉज, जिसे जेनेटिक शिफ्ट कहते हैं, स्विचिंग को शिफ्ट कहते हैं। और ऑब्वियसली माइनर चेंजेस होती हैं हीमोग्लूटिनिन में तो उसे ड्रिफ्ट कहते हैं। ड्रिफ्ट कॉजेज पेंडेमिक एंड शिफ्ट कॉजेज एपिडेमिक। तो ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के फ्लू लाइक सिम्टम्स मेलेज वगैरह कॉज करती रहती है। हाउ कैन यू डायग्नोज? वायरल एंटीजन डायग्नोज कर लें, RNA डिटेक्शन, नेजोफ्रेंजियल स्वैब, जैसे कि कोविड में नेजोफ्रेंजियल स्वैब रहते हैं। हाउ वुड यू मैनेज एंड प्रिवेंट? इसकी ट्रीटमेंट है न्यूरामिनिडेज इनहिबिटर लाइक ऑरल ऑस्टिमाविर या इनहेल ज़ैनामिविर, और बाकी जो है सीजनल वैक्सीनेशन देते हैं, लेकिन वैक्सीनेशन एक के लिए है। लेट सपोज अगले साल को इसकी शिफ्ट या ड्रिफ्ट आगे चेंज आ गई तो वो उस वैक्सीनेशन उसके लिए नहीं चलने। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस और एप्स्टाइन बार वायरस, क्योंकि इसका 2020 में क्वेश्चन भी आया हुआ है UHS में कि 20 साल का लड़का है, उसको सोर थ्रोट फीवर, बॉडी एक्स है फॉर लास्ट 4 days, टॉन्सिल्स इनलार्ज्ड इन्फ्लेम्ड विद पस ऑन इट, और सर्वाइकल और एक्सिलरी लिम्फेडिनोपैथी है। TLC is raised, hemoglobin is like normal, LFT normal, urea, creatinine, electrolytes all normal, even chest X-ray is normal। तो मुझे एकदम पहले लगा अच्छा शायद डिप्थीरिया होगा, लेकिन जब मैंने पूरा इसका पढ़ा कि सर्वाइकल और एक्सिलरी लिम्फ नोड्स इन लार्ज हैं, टॉन्सिल्स भी इन लार्ज इन्फ्लेम्ड विद पस, और सोर थ्रोट फीवर, बॉडी एक्स वगैरह फॉर द लास्ट 4 days, तो इट मोस्ट लाइकली पॉइंट आउट टूवर्ड्स मोनोन्यूक्लियोसिस, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसमें फ्रेंजाइटिस, सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी, फीवर, लिम्फोसाइटोसिस सब कुछ है। फीवर, हेडेक, मलेज, टॉन्सिलर एक्सुडेट्स एंड नॉन टेंडर एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फोडिनोपैथी, टेंडर नहीं होते इसमें। पैलेटल पिटीशिया, इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका पूछा हुआ था, ऑल्टरनेट 2 डायग्नोसिस लिखे हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस के, तो इट कैन बी HIV, वायरल इन्फेक्शन, रुबेला, मलेरिया, डेंगी, मीजल्स। What are the 2 clinical signs that you are looking for? Mention 2 investigation to confirm the diagnosis। अब इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। क्लिनिकल साइंस और क्या क्या होगा? पैलेटल पिटीशिया, पेरिऑर्बिटल एडीमा, स्प्लीनोमेगेली, इंग्वाइनल या एक्सिलरी लिम्फोडिनोपैथी, मैकुलर पिटीशियल और एरिथीमा मल्टीफॉर्म रैशेस में आकर। लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं? अगर कोई पूछे व्हाट कैन बी द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, तो इसमें एप्स्टाइन बार वायरस कैन कॉज हॉजकिंस डिजीज, बर्किट्स लिम्फोमा, नेजोफ्रेंजियल कार्सिनोमा और एक्स लिंक लिम्फोप्रोलिफरेटिव, जो जिसे डंकन सिंड्रोम भी कहते हैं। इट्स अ फेमिलियल बहुत ज़्यादा लिम्फ प्रोलिफरेट कर जाता है, इट्स अ डिसऑर्डर। और अच्छा, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस? एप्स्टाइन बार वायरस कर सकता है, साइटोमेगालो वायरस कर सकता है, HIV-1 प्राइमरी इन्फेक्शन, टॉक्सोप्लाज्मोसिस और ह्यूमन हेर्पेस वायरस 6 और 7, ये सारे मिला के इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस कर सकते हैं। इसके अलावा क्या कॉम्प्लिकेशन है? ये तो बहुत ज़्यादा मैलिग्नेंसी है। दूसरी कॉम्प्लिकेशन हमने हॉजकिंस, बर्किट्स वगैरह पढ़े ना, रप्चर्ड स्प्लीन, बहुत हम टॉप से पढ़ते हैं। कॉमन है सीवियर फेरेंजियल एडीमा, प्रोलॉन्ग पोस्ट वायरल फटीग, हेपेटाइटिस। अनकॉमन क्रेनियल पाल्सी, न्यूराइटिस, ट्रांसवर्स माइलाइटिस, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, हेमोलिटिक एनीमिया, ECG एब्नॉर्मलिटी, मायोकार्डिटिस, पेरिकार्डिटिस। रेयर में स्प्लीन रप्चर करके क्योंकि स्प्लीनोमेगाली हुई थी, ग्रैनुलोसाइटोसिस, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, एक्स लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव सिंड्रोम्स वगैरह। और मैलिग्नेंसी की जो हमने 4 पढ़ी हैं, हॉजकिंस, बर्किट्स, नेजोफ्रेंजियल और एक्स लिंक्ड लिम्फोप्रोलिफरेटिव डंकन सिंड्रोम जिसे कहते हैं। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? यहाँ आती है व्हाट आर द 2 क्लिनिकल साइंस हो गया। हाउ वुड यू इन्वेस्टिगेट? इन्वेस्टिगेशन की आम इन्वेस्टिगेशन है मोनोस्पॉट टेस्ट कर लें, जैसे पाउल बनल टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें हेट्रोफाइल एंटीबॉडी मिलेगी। एक ऐसे एंटीबॉडीज़ होगी जो कि एप्स्टाइन बार वायरस से साइटोमेगालो वायरस के अगेंस्ट नहीं होगी, बस ऐसी ही एक एंटीबॉडी होगी जो इम्यूनो एसेज में बहुत ज़्यादा चंक प्रोवाइड करेगी कि एंटीबॉडीज़ है, लेकिन
वो किसके ख़िलाफ़ है हमें खुद भी नहीं पता। स्पेसिफिक जो है ना वो होती सीरोलॉजी है, वायरस में होती सीरोलॉजी, एप्स्टेन बार वायरस सीरोलॉजी, कंफर्म द डायग्नोसिस आईजीएम एंटीबॉडीज़ पे चले जाइए, एंटीबॉडीज़ टू एप्स्टेन बार वायरस एलडी एंटीजन, और 1 मंथ बाद ये भी रेट्रोग्रेड भी कर सकते हैं एंटी एप्स्टेन बार न्यूक्लियर एंटीजन एट अप्रॉक्सीमेटली 1 मंथ आफ्टर द इनिशियल इलनेस टू कंफर्म द डायग्नोसिस इन द रेट्रोस्पेक्टिव वे। हाउ वुड यू मैनेजमेंट इज़ लार्जली सिम्टोमेटिक। अगर तो थ्रोट कल्चर पे बीटा हेमोलिटिक डिस्ट्रप्टर को कहीं मिल जाती है तो उसकी पेनिसिलिन दें और या अमॉक्सिसिलिन दें इन दिस कंडीशन। कोई भी सेकेंड इन्फेक्शन हो रही है तो सेकेंड इन्फेक्शन को ट्रीट करें, या और इसके लिए कोई भी ऐसी ड्रग नहीं यूज़ की जाती। फिर साइटोमेगालस वायरस है जिसने भी इन्फेक्शस मोनोन्यूक्लियोसिस करनी है, इट अफेक्ट्स द एज बिटवीन 25 to 35 ईयर्स, जबकि एप्स्टेन बार वायरस इट अफेक्ट्स मोस्टली चिल्ड्रन। अच्छा, इसमें भी लिम्फोडिनोपैथी, स्प्लीनोमेगेली, फ्रिंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस वगैरह की चीज़ें हैं। फिर आते हैं हमारे पास नेक्स्ट डेंगू, जो हम कवर करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।